आज हमारे साथ एक बार फिर देश के जाने माने इतिहासकार प्रोफेसर कपिल कुमार साहब मौजूद हैं। आज का दिन हिंदुस्तान के इतिहास में, तारीख में गोल्डन शब्दों से लिखा जाएगा, क्योंकि आज 23 जनवरी को भारत के उस सपूत, उस बहादुर फौजी का जन्मदिन है जिनका नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के ऊपर आज भारत के प्रधानमंत्री ने इंडिया गेट, जो अंग्रेजों के गुलामी का एक प्रतीक नजर आता है, उसके नीचे जो अमर जवान ज्योति जल रही थी, वहां पिछले कई सालों से भारत की सरकारें जो श्रद्धांजलि देने जाती थीं, उनमें उस इंडिया गेट में वो तमाम सारे लोग, चाहे भारतीय हो या अंग्रेज हो, वो ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने की लड़ाई लड़ते हुए मारे गए। और एक लंबी लड़ाई प्रोफेसर कपिल कुमार, जीडी बख्शी, आर.एस.एन. सिंह, सुशील पंडित सबने मिलकर लड़ी, और उसके बाद एक वॉर मेमोरियल बना जिसमें भारत में जो लड़ाइयां हुई, जो युद्ध हुए, उन शहीदों के नाम अंकित किए गए। आज उस इंडिया गेट के सामने भारत के अंदर अंग्रेजी शासन का साम्राज्य शुरू करने वाला वो आदमी, जिसकी 1968 तक एक मूर्ति लगी हुई थी जॉर्ज फिफ्थ की, उस कैनोपी के अंदर वो मूर्ति एक लंबे समय से खाली थी। हम सब की ये मांग थी कि भारत को अगर अपने इतिहास से अवगत कराना है तो उस कैनोपी के अंदर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगे। अभी 3 दिन पहले ही भारत के प्रधानमंत्री ने यह घोषणा की कि वो होलोग्राम मूर्ति वहां लगाएंगे और उसके बाद ग्रेनाइट की जो एक आदमकद मूर्ति होगी वहां स्थापित होगी। आज वो प्रोग्राम था। आज इंडिया गेट के ऊपर वो जो कैनोपी थी, वहां नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति स्थापित हो गई है। प्रोफेसर कपिल कुमार इन तमाम घटनाओं के वो साक्षी हैं, जो लड़ाई भी लड़ी, जो भीतर भी लड़ी और बाहर भी लड़ी और सड़क पे भी लड़ी। और आज हम सब लोग बहुत खुश हैं कि एक बहुत बड़ी मांग, जिससे भारत का पुरुषार्थ, भारत का इतिहास जागेगा, इतिहास सही दिशा में लिखा जाएगा। हम उनके ऊपर आज चर्चा करेंगे, लेकिन प्रोफेसर कपिल कुमार से मैं 2-3 मिनट इसलिए चाहता हूं कि हम जब ये चर्चा शुरू कर रहे हैं, उससे पहले नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अपनी आवाज में एक ऐसी मशहूर स्पीच है, वो हम देश के लोगों को सुनाना चाहते हैं, और उसके बाद फिर हम चर्चा शुरू करेंगे। थैंक यू सर। पहला सवाल प्रोफेसर कपिल कुमार से। कपिल कुमार साहब की किताब का जिक्र बार बार मैं इसलिए करता हूं कि प्रोफेसर कपिल कुमार उन दानिश्वरों में से हैं, उन हिस्टोरियंस में हैं, जिन्होंने सत्ता में कौन बैठा है इसकी चिंता नहीं की और सच को लिखा। इसलिए आपकी एक नई किताब आने वाली है, नेताजी आजाद हिंद सरकार एंड फौज, रिमूविंग स्मोक्स स्क्रीन 1942 टू 1947। ये किताब आज आ गई है। आज आ गई है। प्रोफेसर कपिल कुमार, वी आर सो हैप्पी कि आपके पास है वो किताब, और मैं समझता हूं कि जल्दी इस देश के हर उस युवा के पास हो जो इस सब्जेक्ट से जुड़े हुए जो आपने तथ्य रखे हैं वो दुनिया को पता चले। मैं एक बार फिर आपको, कर्नल आर.एस. सिंह साहब को, मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब को, सुशील पंडित को, प्रोफेसर पवन सिन्हा को, ललित अंबरदार को, इन तमाम लोगों ने जो इस मुहिम में शाना बशाना आपके साथ रहे, और आज वो दिन आया। लेकिन मैं आज आपसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल से शुरू ये करता हूं। एक लंबी लड़ाई डीक्लासिफिकेशन से शुरू हुई, फिर लाल किले में आपने उस म्यूजियम को पूरे तौर पे बनाया, और बंगाल में जाकर के भी आपने उस म्यूजियम में योगदान दिया। डिस्पाइट के इस देश में जो परमानेंट ब्यूरोक्रेसी है, जो सुभाष चंद्र बोस की पहचान को आज भी बाहर लाने से डरती है या उससे कतराती है, इसलिए उस सब के बावजूद भी आप ये 2-3 काम करने में सफल हुए। आज आपको कितनी संतुष्टि है, और नेक्स्ट एजेंडा आज के बाद से क्या है? क्योंकि मेरी थोड़ी देर पहले बात हुई मेजर जनरल जीडी बख्शी साहब से, वो भी कल 2 बजे हमारे साथ रहेंगे। उनका कहना है कि पुष्पेन, हमें बिना समय गवाए हुए हमें आजाद हिंद फौज का वॉर मेमोरियल बनवाना है, INA का बनवाना है, लिहाजा ये उनकी मुहिम है। आपको आज के इस लड़ाई के सफलता के बाद आपका पहली प्रतिक्रिया क्या है? क्योंकि आज प्रधानमंत्री के उस कार्यक्रम में आप भी मौजूद थे। प्रोग्राम में तो किसी कारणवश में नहीं पहुंच पाया, लेकिन मैंने पूरा देखा। और एक बात मैं प्रतिक्रिया देने पहले से और कहूंगा कि एक नाम मैं और लेना चाहूंगा, ब्रिगेडियर RS चिखारा का, जिन्होंने के नेताजी सुभाष बोस और INA ट्रस्ट की तरफ से इस बारे में सबसे पहले काफी प्रयास प्रारंभ किए थे।
मैंने तो जैसे उस दिन कहा था कि मैंने तो कार्यक्रम के लिए ये भी कहा है कि भाई राजपथ को बदलिए, अब हम राज नहीं है, हम प्रजातंत्र हैं, और इसका नाम भी जो है आजाद हिंद पथ रखिए। मोदी जी से रिक्वेस्ट की है मैंने इसके अंदर। और पहली प्रतिक्रिया मेरी ये है कि आज से जो भारतीय इतिहास की जिन चीजों को आज तक विशेष तौर से नेताजी और आजाद हिंद फौज को लेके जिनको दफन करने के जो प्रयास किए गए थे, आज प्रधानमंत्री द्वारा इस स्टैच्यू को वहां लगाया जाना एक इतनी बड़ी बात है हमारी युवा पीढ़ी के लिए कि अब हमारी युवा पीढ़ियों को ये भी दिखाई देगा कि ये वो व्यक्ति यहां आज मौजूद है जिस व्यक्ति की वजह से वास्तव में अंग्रेज डर के भागा था। ये वो व्यक्ति मौजूद है जिससे अंग्रेज सबसे ज्यादा घबराता था। देखिए, 3 कांग्रेस के लीडर्स को सिर्फ देश के बाहर जेलों में भेजा गया, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, मांडले, और तीसरे व्यक्ति थे सुभाष चंद्र बोस, जिनको मांडले कैद में रखा गया। वो व्यक्ति था जिसको अंग्रेज या तो जेल में रखना चाहते थे और या देश से बाहर रखना चाहते थे, क्योंकि एक उसके काम ने 1921 में जब उसने IAS में अपना इस्तीफा दिया है, और उस जमाने में जब लोग लिखते थे आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर, वो आदमी लिखता है कि स्ट्राइक ऑफ माई नेम फ्रॉम द सक्सेसफुल लिस्ट ऑफ ICCS कैंडिडेट्स। तो अंग्रेज समझ चुके थे कि यहां कोई व्यक्ति है जिस पे हमें नजर रखनी पड़ेगी टोटल हमेशा। और अंग्रेजी नहीं, एक ही ऐसा व्यक्ति था जो शायद मेरे हिसाब से मई 1964 तक रोज रात को चाचा नेहरू जी के सपने में आता रहा होगा कि कहीं ये वापस ना आ जाए। क्योंकि आप देखिए कि एक तरफ तो पूरी कोशिश करके ये कहा, डिक्लेयर करवा दिया कि हवाई जहाज में उनकी मृत्यु हो गई। अरे भाई, जब हवाई जहाज में उनकी मृत्यु हो गई तो फिर आप बोस के परिवार की इंटेलिजेंस क्यों करवा रहे हैं? उनको कोई चिट्ठी लिख दे, उसके पीछे आई भी लगा रहे हैं आप। बोस परिवार बाहर जाता है देश के तो किससे मिल रहा है, कहां मिल रहा है, वो जाता है बाहर। और इतना घबराए हैं कि 1948 में लड़ाई जब पाकिस्तान से चल रही है तो उस समय चीफ मिनिस्टर जब लिखते हैं कि आजाद हिंद फौज को वापस बुला लो, तो ये उनको जवाब में लिखते हैं कि इनको होमगार्ड बना दो। और होमगार्ड ही नहीं, इन सारों की एक यूनिट में मत रखना। तो वो जो स्केयर है, आप देखिए ना, किसी और भारतीय नेता के लिए अंग्रेजों ने अपने MI5 के खुफिया एजेंट्स को इस्तांबुल और कैरो में ये ऑर्डर नहीं दिए कि जब ये व्यक्ति इधर से गुजरे तो इसके कत्ल की प्लान बना के हमें भेजो, कैसे तुम इसको कत्ल करोगे। तो उस व्यक्ति का योगदान, उस व्यक्ति को वो आज सामने आना, ये केवल मूर्ति लगाने तक ही सीमित नहीं है। इसका जो प्रभाव है और जिस तरीके से आज देश में इसका स्वागत हुआ है, देश में नहीं विदेश में भी। मेरी तो कई INA के परिवार के लोगों से बात हुई आज फोन पे, जो उनकी प्रतिक्रियाएं थी कि जिन्होंने कहा कि चीज बहुत पहले, और कांग्रेसी तो आपको मालूम है लड़ते रहे जब वहां से वो 68 में हटा दिया गया था वो जॉर्ज फ्यूज की मूर्ति कि गांधी की लगाएंगे, वो कितने इंच की कितने फीट की लगेगी, उसी में झगड़ा होता रहा। 2 बार मूर्ति बन के आई, वो उसी में झगड़ा होता। तो वहां पे, और मुझे याद आ गया आज कि कैप्टन राम सिंह रतूरी ने जो 2 गाने गाए थे, बड़ा फेमस गाना है आजाद हिंद फौज का, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे, हम नया भारत बनाएंगे, हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे। और दूसरा उनका जो गाना था, सुभाष जी सुभाष जी सुभाष जी वो आ गए, वो जाने हिंद आ गए, वो जाने मन आ गए। तो आज मुझे लगता है कि वो जो गाना था हम दिल्ली दिल्ली जाएंगे,
और जो गाना था कि आ गए सुभाष जी आ गए, आज सुभाष जी वाकई में असलियत में दिल्ली के अंदर आए। वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड, वेरी वेल सेड। एक कपिल भाई आपसे एक बात और पूछना चाहता हूं कि एक जिक्र आता है, मैं समझता हूं कि क्लेमेंट रिचर्ड एटली साहब जो थे वो कोई 1945 से 1951 तक प्रधानमंत्री रहे इंग्लैंड के, और उन्हीं के दौर में ये जो ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ। लेकिन एक बात कही जाती है कि वो हिंदुस्तान के दौरे पे आए थे, बंगाल गए थे, और बंगाल में उस वक्त जो चीफ जस्टिस थे वो गवर्नर बना दिए गए थे क्योंकि गवर्नर की पोस्ट शायद खाली थी। उनके बीच में जो गुफ्तगू हुई है उसका जिक्र मैं चाहता हूं आप करेंगे तो लोगों को और ज्यादा मजबूत होगा, लोगों का वो विश्वास। उस बातचीत में जो क्रक्स पॉइंट था वो मैं आपसे सुनना चाहता हूं। देखिए, जितना मैंने उस बातचीत को पढ़ा और सुना और देखा उस पे, तो उन्होंने एक बात कही थी, इटली से पूछी थी कि भाई तुम लोग विश्व जीत गए थे, जीत की स्थिति में थे, इतना सब कुछ था, तो फिर तुम भारत क्यों छोड़ गए? ऐसी क्या वजह थी कि तुम भारत छोड़ गए? तो इटली का जवाब था, बोस, उसने एक ऐसी सिचुएशन हमारे लिए क्रिएट कर दी थी कि हमारा हिंदुस्तान में रहना मुश्किल था। और वो क्या सिचुएशन थी कि जो देखिए, अंग्रेजों ने भारत पे भारतीयों के द्वारा शासन किया, तो आजाद हिंद फौज के बनने से ही साबित हो गया था कि भारतीय फौज पे अब अंग्रेज विश्वास नहीं कर सकते थे। केवल आजाद हिंद फौज पे ही नहीं, उसके बाद में भी जब ये सिंगापुर से इनको INS तलवार लेके आया है, जिनको इन्होंने प्रिजनर ऑफ वॉर बना दिया था बाद में, तो वृतांत मुझे मिले हैं, मैंने किताब में लिखा भी है कि INS तलवार के जो हमारे अफसर थे उन्होंने उनसे कहा कि यू हैव डन योर जॉब, नाउ इट इज आवर ड्यूटी। बाद में जो जिसे ये लोग RIN म्यूटनी बोलते हैं, जो हुई है फरवरी 46 के अंदर, इनडायरेक्ट रिजल्ट था। औखिल्ले की तमाम जो चिट्ठियां हैं, शायद मैंने पहले भी जिक्र किया था कि 1857 जैसी स्थिति पैदा हो गई है। हमें अगर दोबारा भारत में रहना है तो हमें उसको दोबारा जीतना पड़ेगा। इसके लिए मुझे 1 लाख यूरोपियन सोल्जर चाहिए होंगे। वो सोल्जर भारत में कैसे रखे जाएंगे, उनकी फाइलें मौजूद हैं आर्काइव्स के अंदर। और वेवल का चिट्ठी लिखना इटली को 31 दिसंबर 1945 के दिन कि वी मस्ट compromise and reach an agreement or else there will be a movement much stronger than 1942 we will not be able to control। उस समय पे जो मिलिट्री इंटेलिजेंस की ईस्टर्न कमांड की रिपोर्ट है, जिसके जिम्मे ये काम था कि वो इस पे नजर डाले कि भारत के अंदर जो अंग्रेजी सेना है उस पे INA का क्या प्रभाव है, उसकी रिपोर्ट्स पढ़ने लायक है। भारतीय सैनिकों ने अंग्रेजों को जय हिंद कहना शुरू कर दिया, बहुतों के कोर्ट मार्शल हुए। मैंने शायद बताया भी था कि नवंबर 1945 के अंदर कलकत्ता के अंदर जब गुरपुरब मनाई जा रही है गुरुद्वारे में, तो गुरु ग्रंथ साहब के साथ नेताजी की फोटो रखी गई और वहां तमाम ये गाने कदम कदम बढ़ाए जा और ये सब हुए, और शरद बोस वहां मौजूद हैं। और 30,000 लोगों के अंदर 3,000 सरदार वहां पे वो मौजूद हैं जो कि अंग्रेजी सेना के अंदर कार्यरत थे। और भारत की एक एक यूनिट से, यूनिट ही नहीं, जो सिविलियन काम करता है आर्मी के अंदर, उससे हर 15 दिन बाद रिपोर्ट मंगाई जा रही थी। और वो रिपोर्ट में जो आ रहा था, तो औखिल्ले जो है मजबूर होकर के लिखता है, जिसको कि वेवल फिर इटली को भेजता है, और उसमें वो लिखता है कि एवरी इंडियन ऑफिसर इन द ब्रिटिश आर्मी वर्थ हिज सॉल्ट इज ए नेशनलिस्ट टुडे। ये वर्ड्स है उसके। तो जो जस्टिस ने इटली से फिर पूछा कि ये अहिंसा और 42 वगैरह, इनका क्या इंपैक्ट था, तो इटली ने जवाब दिया, मिनिमल मिनिमल मिनिमल। यानी आप कपिल भाई, मैं ये कह रहा हूं कि देखिए कितनी बड़ी बात है, एक हॉर्सेस माउथ की बात है। ये भी नहीं होता कि भाई किसी तीसरे ने कहा,
आपने दो बातें बताई कि उस मुलाकात में उन्होंने बहुत साफ साफ पूछा कि भाई आप 1942 का जो 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 भारत छोड़ो आंदोलन समाप्त हो चुका था, आप वॉर जीत चुके थे, तो फिर आपको यहां से जाने उसने कितने, मतलब आप उस आदमी की ईमानदारी देखिए कि विदाउट ए सिंगल हिकअप उसने साफ साफ कहा कि सुभाष चंद्र बोस की मौजूदगी और उनके कारण सेना के अंदर विद्रोह का बढ़ना और उनकी फौजों का बढ़ना एक बड़ा कारण यह था। और उसी आदमी ने यह भी माना कि भाई ये जो गांधी जी का जो जो चरखा और जो शांति और असहयोग और आंदोलन जो चल रहा था, उसके कारण तो उन्होंने कहा इसका इंपैक्ट मिनिमल यानी बिल्कुल ना के बराबर था। इस पूरे कोर्ट को पूरे पूरे आपने इतिहास से हटा दिया। तो नहीं, देखिए ये आप उसकी वजह है जी जी पुष्पेंद्र भाई। जी 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 ये लोग अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से हिस्टोरिकल सोर्सेस को यूज करते हैं। नेताजी की मृत्यु से संबंधित प्लेन क्रैश वाली जो कहानी है, जी जी उसमें जितनी एविडेंस इनके पास है वो सब ओरल एविडेंस है। हबीबुर रहमान का स्टेटमेंट, साहब वो जापानी डॉक्टर का स्टेटमेंट, साहब वो ये दो जने वहां पे शमशान में मौजूद थे उनका स्टेटमेंट, एविडेंस नहीं है। खुद नेहरू से जब प्रूफ पूछा गया, अमीनाथ बोस ने खत लिख करके कि भाई सबूत क्या है, तो नेहरू ने कहा था मुझ पर कोई सबूत नहीं है। लेकिन जितनी ओरल एविडेंस ये दी गई कि वो जीवित थे, मैं तो शायद आपके प्रोग्राम में पता नहीं कर्नल रामाराव का जिक्र किया था या नहीं किया था। नहीं 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 किया। अच्छा, कर्नल रामाराव नेताजी के डॉक्टर थे और सैगॉन में ही उस समय साथ थे नेताजी के, जब नेताजी सैगॉन से वो हवाई जहाज उड़ा है। और कर्नल राव ये कहते हैं कि 20 मिनट बाद वो हवाई जहाज फिर नीचे उतरा दूसरी पट्टी के ऊपर, जो हवाई पट्टी उनकी एयरफोर्स की थी, और नेताजी हवाई जहाज से नीचे उतर गए। और बोले जब मेरे को देखा तो मेरे को डांट पड़ी कि तुम यहां क्या कर रहे हो, क्योंकि सबको ऑर्डर हो गए थे कि चले जाए। उसके बाद वो कहता है 4 दिन नेताजी वहां पे रहे, उनका ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई था, मेरे पे कोई इंस्ट्रूमेंट भी नहीं था कि मैं उनके ब्लड प्रेशर को माप सकूं, और 4 दिन बाद वो सबमरीन से रशिया के लिए निकल गए। पुष्पेंद्र भाई, इस व्यक्ति को अंडरग्राउंड हो गया था। जब इसको हिरासत में लिया अंग्रेजों ने तो जिगर काचा की जेल में डाल दिया, वहां से इसको भेज दिया गया मुल्तान, और 48 दिसंबर में इसको मुल्तान से रिहा किया गया। तो लाहौर से जब ये हिंदुस्तान आता है तो इसको फिर गिरफ्तार कर लिया जाता है, और इस पे एक वो आरोप लगता है साइकिल चुराने का। और खोसला कमीशन सन 71 में होता है, इसको हथकड़ियां और बेड़ियां पहना करके भुवनेश्वर की जेल से उसमें गवाही देने आया था ये व्यक्ति। और जितने भी ऐसे वृतांत है, एक शंकर सेन गुप्ता है, डायरेक्टर इंटेलिजेंस थे आईएनए के। आप लोग इंटरनेट पे जाएंगे तो एक साउथ एशियन सेंटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का ओरल आर्काइव्स है, ऑडियो आर्काइव्स, उसमें इसका इंटरव्यू है, सन 1971 में दिया हुआ। ये व्यक्ति नेताजी के साथ था 17 अगस्त की रात को बैंकॉक में, और कह रहा है मैं सो रहा था सोफे पे, नेताजी चिट्ठियां लिखवा रहे थे, तो सडनली मेरे कानों में ये पड़ा कि हु नोज देयर मे बी ए प्लेन क्रैश टुमारो। मैं जाग गया और बोला वो चिट्ठी जॉन थीवी को लिखवाई जा रही थी। कर्नल जॉन थीवी ने कभी नहीं माना कि प्लेन क्रैश हुआ। तो बोले नेताजी ने मुझसे कहा तुम फिर उठ गए, सो जाओ। और अगले दिन सवेरे नेताजी ने मुझे एक चिट्ठी दी कि तुम वो हिकारी कीकन के दफ्तर से जाकर के पैसे ले लेना और अंडरग्राउंड हो जाओ। क्योंकि 16 अगस्त का एक और चिट्ठी है नेताजी की जापानियों के नाम कि तुमने तो सरेंडर कर दिया है, अब ये तुम्हारे वायरलेस सेट वगैरह ये हमको दे दो, ये हमारे अंडरग्राउंड के काम आएंगे, क्योंकि हमने संघर्ष जारी रखना है। तो ये व्यक्ति शंकर सेनगुप्ता 24 अगस्त के दिन हीकाकारी कीकन के दफ्तर में जाता है बैंकॉक में। वो कहता है कि मुझको ये बताया गया कि नहीं, पैसा तो
अय्यर लेके चला गया है सारा। तो जब मैं उस दफ्तर में नीचे उतर रहा था तो उतरते हुए मैंने देखा कि एक काली सीडान गाड़ी आकर के रुकी दफ्तर के सामने, और उसमें से जो जापानी जनरल नीचे उतरा, बोला, मैं उसकी शक्ल देख के हैरान हो गया, क्योंकि उस व्यक्ति की तो मृत्यु जापान का रेडियो अनाउंस कर चुका था नेताजी की मृत्यु के साथ। और बोला, जब मैं नीचे आया तो वो मुझे देख के हैरान हो गया, क्योंकि हमने बर्मा के मोर्चों में कई जगह साथ काम किया था। और बोला, उसने मेरे कंधे पे हाथ रख के इतना कहा कि हिज एक्सीलेंसी इज सेफ। इस तरीके के जितने हियर से प्रताप आए, उन सबको हियर से कह के डाल दिया गया, जो इन्हें सूट नहीं करता। और आपको मालूम है, मुखर्जी कमीशन ने जब पूरी रिपोर्ट दे दी कि ये बकवास है सब एरोप्लेन क्रैश की थ्योरी और उसमें मृत्यु नहीं हुई, तो पार्लियामेंट के मेंबर्स को सर्कुलेट होने के बावजूद वो टेबल पे नहीं रखी गई। और उस समय के एक पार्लियामेंट्री अफेयर्स के मिनिस्टर थे मनमोहन सिंह जी के, पृथ्वीराज चौहान, उनकी चिट्ठी है एक एमपी को लिखी हुई कि हमने ये रिपोर्ट इसलिए रिजेक्ट कर दी है कि जो पहली दो कमीशन है, शाहनवाज कमीशन और वो क्या कहते हैं, खोसला, वो कहते हैं वो प्लेन क्रैश में मर गए थे, ये उनसे टैली नहीं करती है। ये कहता है कि प्लेन क्रैश में नहीं मरी, इसलिए हम इस रिपोर्ट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। मतलब इससे एब्सर्ड कोई आर्गुमेंट वो मनमोहन सिंह ने पास किया हुआ है, वो आंसर करना। माय गुडनेस, सी द लेवल ऑफ द पहले वो चिट्ठी मनमोहन सिंह के नाम के लिए बनाई थी, क्योंकि चिट्ठी मनमोहन सिंह को आई थी। टोटल बैंकरप्सी, टोटल बैंकरप्सी। तो इससे बड़ी बैंकरप्सी जो है और क्या हो सकती है इसके अंदर? क्या आप हर ईयर, मैंने शायद कर्नल अबूबर रवान के स्टेटमेंट्स का जिक्र किया था पिछली बार, अंग्रेजों को कुछ स्टेटमेंट दिया और आजाद हिंद फौज के सैनिकों को कुछ स्टेटमेंट दिया के अंदर। तो और भाई एक बात मैं समझ नहीं पाता हूं, मुझे कोई यार बच्चा भी इस बात को, दो तीन बातों को जानेगा कि जिस जापान के ऊपर 2 एटम बम पड़ चुके हैं, जो जापान अंग्रेजों को सरेंडर कर चुका है, नेताजी वो जापान जाने को एग्री क्यों करेंगे? वो भी हवाई जहाज से, जबकि पूरा एयर कंट्रोल अब जापान के सरेंडर के बाद उनका हो चुका है, अमेरिकियों का, माउंटबेटन का वहां। कि 2 बार नेताजी का जर्मनी से जापान आना इसलिए पोस्टपोन हुआ था, इटली में उन्होंने कहा था हवाई जहाज से चले जाओ, पर यह हुआ कि नहीं, हवाई जहाज से जाना रिस्की। तो कोई बच्चा भी इस चीज को सोच सकता है कि क्या बेवकूफी की बात कही जा रही है। और किसी इंटेलिजेंस एजेंसी ने, चाहे वो अमेरिकन हो, चाहे वो फ्रेंच हो, चाहे ब्रिटिश हो, उन्होंने कभी नहीं माना कि ये एयरप्लेन क्रैश में डेथ हुई है। तो हमारे यहां बड़े एंथुसियास्ट लोग हैं, आज भी डीएनए के टेस्ट कराने की मांग हो रही है। रनकौजी आश्रम वाले, 2 दिन पहले CNN इंडिया न्यूज, क्या है, न्यूज 18 पे हमारे हरदीप पुरी जी मंत्री जी बोले कि मैं जब IFS था और जापान में पोस्टेड था, तो मैं रनकोजी टेम्पल पे जाकर के फूल चढ़ाया करता था। तो मैंने कहा, भाई हरदीप पुरी जी, पहले प्रूफ तो कर दो कि वो किसकी है। और मैंने कहा, आपने तो इतिहास जो है उन किताबों को पढ़ के पढ़ा है, IFS क्वालिफाई किया है। उस समय में विपिन चंद्रा साहब और उनकी किताबें आती थी, उसके बाद भी इतिहास में बहुत रिसर्च हो चुकी है, जरा उन किताबों को भी पढ़ के देख लीजिए। और मैं कहा, मंत्री हैं आप मोदी जी की गवर्नमेंट में, आप कम से कम जो प्रधानमंत्री इतने बढ़िया काम कर रहे हैं नेताजी को लेकर के, अपने स्टेटमेंट से उनकी दुर्गति मत करिए उन कामों की। वेरी वेल सर। तो मुझे ये बताइए कि जब केंद्र का एक मंत्री भी अभी ये कह सकता है, तो आप समझ सकते हैं कि नेताजी को लेकर के, हालांकि वो इस बात की तारीफ कर रहे थे हरदीप पुरी के, स्टैच्यू लगाया जा रहा है, वो लगाया जा रहा है, लेकिन इतिहास गलत बता। और मैंने उनको रोक, बीजेपी की प्रवक्ता थी संजू,
वर्मा वो मेरे ऊपर चढ़ गई, यू आर मेकिंग ऑब्नेशियस स्टेटमेंट्स अबाउट द मिनिस्टर दिस एंड दैट। मैं कहा मैडम आई विल नॉट आर्ग्यू विद यू, आपको हिस्ट्री नहीं मालूम। You are not worth even for argue for a historian मैं like you, sir. आपसे आर्ग्यू नहीं करूंगा। तो एटली का ये स्टेटमेंट बहुत महत्वपूर्ण स्टेटमेंट है, और इस स्टेटमेंट को देखिए, खाली इसी पे विश्वास मत कीजिए। एज इतिहासकार मैं खाली एटली के उस स्टेटमेंट में नहीं जाऊंगा और वेरीफाई करूंगा। तो इसको आप मिलाइए ओखिनले के स्टेटमेंट से, जो ओखिनले पत्र लिखता है वेवल, जो वेवल पत्र लिखता है एटली को, इनको मिला के देखिए ना। जब सारे थ्रेड्स को एक जगह आप रख देंगे, उस फाइल से देखिए जो आर्काइव में फाइल कह रही है कि 1 लाख यूरोपियन सोल्जर्स को कैसे पोस्ट किया जाए हिंदुस्तान में। अगर हम वैसे ले आए तो हंगामा हो जाएगा। तो डिसीजन ये हो रहा है कि इंडोनेशिया में लड़ाई चल रही है, तो हम ये दिखाएंगे कि ये ट्रूप्स यहां पे ट्रांजिट में है इंडिया के अंदर। तो इन चीजों को जब आप मिला के रखेंगे सामने, तो एक दूसरी कपिल भाई एक चीज देखिए, एक छोटा सा इंटरेस्टिंग भाई, मैं आपकी इस पूरी बात को चिकारा साहब से लेकर तो वो सब लोगों को मानता हूं, लेकिन मैं आज की युवा पीढ़ी को या आज की जनरेशन को कहता हूं कि चलिए सब सुभाष चंद्र बोस के ऊपर हम रिसर्च कर रहे हैं, अलग अलग से चीजें आ रही हैं, अब निकल के आई, क्या कोई इस देश में जो हमारे दौर में हुआ है उस पर कोई लॉजिकल, फैक्चुअल, रीजनेबल कोई आंसर मिलता है? लाल बहादुर जी साहब की, शास्त्री की हत्या, आज तक उस पर कुछ नहीं कहा जा रहा। इस देश में ललित नारायण मिश्र की हत्या का केस आज तक चल रहा है। ये वो हत्याएं हैं जो सत्ता में बैठने वालों के चरित्र को सस्पिशियस बताती हैं, उनका हाथ बताती हैं। आपने बताया इस देश में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई, ये 2 लोगों को कर दिया, खत्म हो गई कहानी का। संजय गांधी कैसे प्लेन क्रैश हो गया नहीं पता, राजीव गांधी चले गए किसी को नहीं पता, राजेश पायलट की कार दुर्घटना में रेल जयपुर से जाते में मृत्यु हो जाती है, वो प्राइम मिनिस्टर का बड़ा स्ट्रॉन्ग कंटेंडर होता है, माधवराव सिंधिया का नया प्लेन क्रैश हो जाता है। तो इन हत्याओं का भी तो वही ब्लड तो वही है, खानदान तो वही है ना, इसमें बदलाव क्या है? तो हमारे दौर में इन हत्याओं का कोई जवाब नहीं दे रहा, तो सुभाष चंद्र बोस उस बेचारे के बारे में कौन बताएगा? देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज आपको बताऊं, मैंने लेखी जी से खुद पूछा था कि किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर जब मर्डर का ट्रायल होता है तो जो प्राइम विटनेस होता है उसको जो है प्रोसिक्यूशन विटनेस बना के लाया जाता है। इंदिरा गांधी के मर्डर के 2 गवाह थे, धवन उनके ठीक 6 फीट पीछे चल रहे थे और एक वो फिल्म प्रोड्यूसर था। यस यस यस, निकलते ही फिल्म बनानी शुरू कर दी थी। जी जी जी। उन दोनों को कभी भी स्टैंड पे नहीं आया गया एज ए विटनेस। तो जिस देश में जिसके सामने मर्डर हो रहा हो उसको विटनेस स्टैंड पे न लाया जाए, और लेखी बताते हैं कि मैं थक गया पूछ के, कोशिश करके नहीं कर पाया। उसके बाद अगर आप राजीव गांधी की मृत्यु देखते हैं तो आपको याद होगा कि राजीव गांधी की मृत्यु के साथ साथ कुछ दिन बाद खबर आई थी एक 1 आइड जैक की पूरी टीम की सुसाइड कमिट करने की। तो उनको हमारी आईबी ने घेर लिया था और उसके बाद में पता नहीं 6-7 लोगों की टीम थी, वो सबने सुसाइड कमिट कर दिया। तो मतलब असलियत तो वहीं खत्म हो गई कॉन्स्पिरेसी की। ये नलनी वगैरह ये जो बाद में है, ये तो अलग चीज है। और मेरे किसी सोर्स ने मुझे कई साल पहले एक बात कही थी, और इंटेलिजेंस में था वो, तो मैंने पूछा भाई, मैं कहा भाई मैं तो इंडियन इंटेलिजेंस को बड़ा स्ट्रांग मानता हूं, मैं ये कैसे मान लूं कि तुम लोगों ने उनको घेरा और उनको पता चल गया कि वो घिर गए हैं, उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया? उसका जवाब ये था, कपिल भाई ऊपर से कुछ ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी कि इन पे जाहिर हो जाने दो कि ये गिर गए। जो इन्होंने, एक भी लोकल पॉलिटिशियन राजीव गांधी के इतना पास नहीं था। आप देखिए होड़ लगी रहती है। चाटुकारिता की तो कांग्रेस में मतलब लाइन है, उस पार्टी में ना कोई हो, ये मुमकिन ही नहीं है। एक भी पास नहीं था। और लाल बहादुर शास्त्री की हत्या की तो खैर बात ही, कहानी अलग है पूरी की पूरी। उस कुक को, एम्बेसिडर जो कॉल था इनका रिश्तेदार, उसका जो कुक था उसको बाद में पाकिस्तान भगा दिया, उसकी हम पेंशन तक यहां से देते रहे।
उनके डॉक्टर की भी मृत्यु हो गई एक्सीडेंट दिखा करके, पूरे परिवार की, एक बच्चा बचा। उनका जो खास उनका जो आदमी उनके साथ काम करता था, उसकी भी ट्रक एक्सीडेंट के अंदर मृत्यु हुई। भाई ये वो हिसाब है। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देके इस टॉपिक को खत्म करता हूं कि वीरप्पन के पीछे जब पुलिस पड़ी हुई थी कर्नाटका और तमिलनाडु उधर, तो मैंने अपना एनालिसिस दिया था कि वीरप्पन कभी जिंदा नहीं पकड़ा जाएगा। तो किसी ने पूछा क्यों? मैं कहा भाई वो जिंदा पकड़ा गया तो सारे इनके कच्चे चिट्टे खुल जाएंगे जितने लोग वहां पे हैं, चाहे किसी भी पार्टी के हों। वही हुआ, वो एनकाउंटर दिखाया। तो आज भी ये बहुत आसान काम है। कोई पता नहीं हमारे रिसर्च से और इससे कोई किसी दिन किसको कितना नुकसान समझ में आने लगे। तो मैं तो अब ये मानता हूं कि आज आप जिंदा इसलिए हैं कि कोई ये नहीं समझता कि आपकी जिंदगी से अभी उसे कोई खतरा है बहुत, अन्यथा वो आप पे हमला कर चुका होगा। कपिल साहब, जो आपकी किताब है जो आपने आज दिखाई है, क्योंकि मैं उस पे इसलिए आना चाहता हूं कि उसके कुछ मुझे ऐसे कुछ चैप्टर्स का बताइए जो जिससे अभी पूरी दुनिया जो है रूबरू नहीं हुई है। उसके 2 या 3 कोई ऐसे पॉइंट मुझे बताइए जो आपने इस किताब के अंदर नए दिए हैं, क्योंकि देखिए एक चैप्टर तो वो है जो मैंने दिया है क्रूशियल डिसीजन। जी जी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एसी चटर्जी ने अपने पूरी किताब में बता रखा था आजाद सरकार ने, और किसी ने उस पर तवज्जो नहीं दी। आपका थोड़ी सी आवाज लो हो जाती है बीच बीच में, तो किसी ने भी उस पर ध्यान नहीं दिया जी कि अराकान में अपनी फौज आगे बढ़ने से पहले जापानियों के साथ जो एग्रीमेंट नेताजी ने जापानियों के साथ किया था कि जिन एरियो को हम आजाद कराएंगे अंग्रेजों से, उनमें कहीं भी जापानी झंडा नहीं फहराया जाएगा, उनका प्रशासन जापानियों के हाथ में नहीं होगा, उनका प्रशासन आजाद हिंद दल के लोग करेंगे। और आजाद हिंद दल की परिकल्पना करके उस समय और 2 ट्रेनिंग स्कूल खोलना और उसमें उन भारतीयों को ट्रेन करना प्रशासन के लिए कि एक आईएसीएस की पैरेलल ब्यूरोक्रेसी जो है, नेताजी ने कही थी कि जब देश आजाद होगा तो देश की ब्यूरोक्रेसी आईसीएस नहीं होगी, देश की ब्यूरोक्रेसी ये लोग होंगे जो राष्ट्रीय विचारधारा से पढ़ के देश के लोगों की सेवा करने के लिए जो है इनको सिखाया जाएगा। एक बहुत लंबी विजन है नेताजी की। दूसरा एस्पेक्ट मैंने एक बहुत महत्वपूर्ण जो उसमें डाला है कि पता नहीं साहब किसने ये प्रोपेगेंडा अंग्रेजों का मान करके और शुरू कर दिया कि रानी झांसी रेजिमेंट जो है वो तो केवल ऑर्नामेंटल एक रेजिमेंट थी और उसने कभी कोई लड़ाई नहीं लड़ी। 3 एविडेंसेस तो मुझे मिली। एक जगह का है कि 14 घंटे तक उन्होंने अंग्रेजी फोर्स से लड़ते हुए फायरिंग करके उस फोर्स को रोके रखा, जिससे हमारी फोर्सेस को टाइम मिल गया और हमारे फोर्सेस पीछे से आगे आ गए। दूसरी मिलती है कि एक जगह पैराट्रूपर्स के साथ 4 घंटे तक उनकी लड़ाई हुई। और तीसरी मिलती है जब रंगून से रिट्रीट कर रही हैं तो गुरिल्ला उन पे अटैक करते हैं, उसमें वो जवाब देती हैं फायरिंग में और 2 रानियां उसमें मारी भी जाती है। 3 तो सीधी एविडेंसेस। और फिर कई एविडेंसेस हैं उनकी जासूसी की, एनिमी लाइंस के पीछे जाके जासूसी करना, इंफॉर्मेशन लाना, ये सब। तो पता नहीं क्यों ये वो तो लक्ष्मी सहगल क्यों नहीं इस मिथ को खत्म किया। लक्ष्मी सहगल को तो मालूम था कि ये हो रहा है, लेकिन वो मिथ बना दी गई है। उसको मैंने डील किया है। इसके अलावा वो डोनेशंस वाला मैंने आपका लास्ट लेक्चर में जिक्र किया ही था। जी 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 जी, बताएं। हवाले से लेके और करोड़ तक का। और इनकी मृत्यु वाला जो पहलू है उसको मैंने पूरा क्वेश्चन करके पूरा डिमोलिश किया है। हवाई जहाज कल एक यूएस के अंदर वेबिनार हुआ है और उसमें उनके बेटी और उनके नीस और उनके नेफ्यू ये सब उसमें थे और उसमें ये कहा गया कि दिस ऑल गॉसिप एंड कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज
पॉलिटिकल और दिस एंड दैट, और नेताजी सुभाष चंद्र बोस की उसी प्लेन क्रैश में मौत हुई थी। ये परिवार के अंदर जिस किस्म का एक मुझे लगता है, या तो कोई पॉलिटिकल एजेंडा है नहीं या नहीं अलग नहीं अलग नहीं, पार्टियों के, देखिए क्या है, क्या देखिए प्रॉब्लम क्या है ये? इस परिवार में स्प्लिट हो चुका है। ये परिवार वो नहीं है जो शरद बोस के समय में परिवार था या अमियानाथ बोस के समय में परिवार था। भाई एक भाई ने तो रिजेक्ट किया है, शाहनवाज कमीशन का मेंबर था, पूरी लिख के वो चिट्ठी दी है इतनी बड़ी। अमियानाथ बोस लंदन से डाल रहे हैं कि मैंने ट्रांसमीटर के ऊपर ये कहते सुना है कि आई एम बोस स्पीकिंग, आई वांट टू टॉक, 1949 में। ये जो तमाशा बनाया गया, और इस तमाशे के पीछे मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, मैं आपको इसकी कहानी बता दूं सर। आज इस फैमिली के ट्रस्ट को कौन कंट्रोल कर रहा है? सौगातो बोस। और सौगातो बोस की पत्नी कौन है? कल्याणी जी। और कल्याणी जी किसकी बेटी है? नीरज चौधरी की। और नीरज चौधरी शरद बाबू के स्टेनो थे, और नेताजी ने शिशिर से शिकायत की थी कि मुझे डर है कि ये एजेंट है अंग्रेजों का, और शरद बाबू ने नीरज चौधरी को वरांडे में बाहर बिठा दिया था टाइप करने के लिए। जरा इनसे मैं एक बात पूछूं, वो जो राम मूर्ति का खानदान जापान में है, जिनका रेस्टोरेंट है वहां पे, जिसपे साफ हमारे मिशन ने चिट्ठियों में लिखा है कि ये आजाद हिंद फौज के पैसे को लूट रहा है, जरा उस राम मूर्ति के परिवार के साथ इनके कुछ लोगों के क्या संबंध? आज एक और अच्छी चीज हुई है, जो नेताजी के परिवार का दूसरा विंग है, जिसको इन्होंने पूरा आइसोलेट कर दिया है, आज उसके भी कृष्ण बोस और कई और लोग बोल रहे थे आज टीवी के ऊपर, जिन्होंने स्वागत किया इसका। और मैं समझता हूं कि नेताजी जैसे व्यक्तित्व को लेकर यदि याद किया जाता है तो इसमें लेफ्ट राइट या सेंटर की पॉलिटिक्स नहीं आनी चाहिए। आप डीएनए की बात करते हैं, भाई डीएनए तो बाद में कराइएगा, मेरी बात का जवाब नहीं देते, भाग जाते हैं परिवार के लोग। मैंने कहा भाई डीएनए तो बाद में होगा उन रेणुका जी टेम्पल के उसका, पहले वो जो 2 ट्रक आर्काइव्स में रखे हुए हैं जली हुई ज्वेलरी के, उनका केमिकल एग्जामिनेशन क्यों नहीं कराया जाता? जो उन पे डिपॉजिट है पता चल जाएगा कि ये पेट्रोल की आग से जले थे या केमिकल से जले थे या किससे जले थे। और नेहरू के सामने तो सबसे बड़ा सबूत था, और नेहरू से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं था जो प्रूव करना चाहता था कि नेताजी की डेथ हो गई है प्लेन क्रैश में। तो नेहरू ने बक्सों को जो है बंद करवा करके नेशनल आर्काइव्स की वॉल्ट में क्यों रखवा दिया कि नॉट टू बी डिस्प्लेड। तो आप कह रहे हैं वो बक्से अवेलेबल हैं आज भी, इसका मतलब है? हाँ, नेशनल आर्काइव्स के, नेशनल म्यूजियम के वॉल्ट में पड़े हुए हैं। तो उसको देखने के लिए कोई तो सार्वजनिक प्रॉपर्टी है, कोई भी जाके देख सकता है? अरे भाई मैं नहीं है, नहीं है ना, मैंने बड़ी कोशिश की म्यूजियम तो को। नहीं, उसमें क्या, उसमें सरकार का लॉजिक क्या है भाई? क्यों नहीं देख सकते? जब फाइलें डिक्लासिफाई हो रही हैं तो उन बक्सों को भी देखा जा सकता है। नेहरू एज जी ए से पूछा हिस्टोरियन जाएगा ना। मैंने देखिए बड़ी कोशिश की सुषमा जी के थ्रू, जब मैं म्यूजियम बना रहा था, कि भाई उनको मैं म्यूजियम में ही डिस्प्ले पे रखवा दूं कि भाई सो कॉल्ड ज्वेलरी वगैरह जो है ये। और एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो गई है, उन साहब के मुझे मेल भी आए, ट्विटर पे भी आए, एक सरदार साहब के, वो कहते हैं जो इसके अंदर ज्वेलरी है जली हुई, ये मेरी दादी की है। अच्छा। हाँ, जो जापान में उससे लेकर के जलाई गई थी, उसके दादा आईएनए में थे, और फिर जापान जाके बसना चाहते थे वो, क्योंकि यहां जो व्यवहार किया गया उन लोगों के साथ, तो उनको जापान वापस जाने की परमिशन नहीं थी, जबकि जापान ने वो अनुमति सब दे दी थी, और उन्होंने सुसाइड कमिट कर लिया यहाँ। वो कहता है वो घड़ी भी हुआ है, नेताजी तो चौरस घड़ी पहनते ही नहीं थे।
और सबसे बड़ी परिवार की मैं आपको एक बात बताता हूं कि मैंने जब फेसबुक पे वो डाली नेताजी की चिट्ठी, जो काबुल से चलते हुए नेताजी ने लिखी थी भारत में अपने साथियों को भेजने के लिए, तो बड़ी जबरदस्त प्लान है, वो पढ़ने लायक है। मैंने किताब में एनेक्चर में डाला है उसको। तो एक पॉइंट उसमें नेताजी ये भी कहते हैं कि जो अंग्रेज नई सेना बना रहे हैं, भर्ती कर रहे हैं भारत के अंदर, हमें अपने विश्वास पात्रों को उसमें भर्ती कराना चाहिए, जिससे कि मौका आने पे वो हमारी तरफ आ जाए। आईएनए क्या थी? तो या तो प्रवासी भारतीय आइए, और दूसरा क्या हुआ, मुझको 3 चिट्ठियां मिली आर्काइव्स में 1945 की लिखी हुई सैनिकों की, जो रिलीफ कमेटी को लिख रहे हैं कि साहब हम तो सावरकर के कहने पे अंग्रेजी सेना में भर्ती हुए थे, और इनके निर्देशानुसार जैसे ही हमको मौका मिला हम आजाद हिंद फौज में चले गए। और ये हमें मालूम है कि नेताजी और सावरकर की मीटिंग हुई थी 1940 में। क्या हुआ मीटिंग में कोई नहीं जानता। तो उसके ऊपर साहब वो माधुरी बोस और वो ऐसा मेरे ऊपर उसके पड़ी कि ये तो हिस्टोरियन फेक डॉक्यूमेंट क्रिएट करता है, और ऐसी कोई चिट्ठी नहीं थी, क्योंकि वो चिट्ठी उस समय नहीं दी गई क्योंकि भगत राम तलवार पे शक हो गया था कि ये डबल एजेंट है। तो कुतरौनी ने वो चिट्ठी शरद दादा को वहां पे दी पेरिस के अंदर 1948 में। और माधुरी बोस ये तक बोली कि साहब मैं बच्ची थी वहां पे, मैं साथ गई थी, कोई चिट्ठी नहीं दी कुतरौनी ने। तो अगले दिन मैंने फेसबुक के ऊपर सौगत और शिशिर, शरत और शिशिर की एडिटेड किताब में ही वो जो चिट्ठी उन्होंने छापी हुई है वो वैसी की वैसी मैंने निकाल करके जो है फेसबुक पे डाल दी। उसके बाद ये शांत हो गए। अभी भी कोई ट्वीट आता है, कल परसों ही चंद्र किए थे या कौन कि साहब वो नेताजी कम्युनिज्म के खिलाफ थे, तो देश से कम्युनिज्म के खिलाफ लड़ना है। तो मैंने पूछा, दादा कम्युनिज्म के खिलाफ कौन नहीं लड़ रहा? स्थिति आज वो नहीं है जो स्थिति 47 में थी या 40 में थी मेरे नेताजी। मैं बताइए उस समय सियासी थे? जी जी जी। उस समय गजवा हिंद था, उस समय नहीं, लश्कर तोयबा थी, जैश ए मोहम्मद था। वही टेररिज्म में वही कहने जा रहा था कि टेररिज्म था। तब मुस्लिम लीग तो थी और आज एआईएम है, आज भी तो वही। कम्युनिज्म को कर रहे हैं आप, लेकिन मुझे बताइए कि नेताजी ने पाकिस्तान की आइडियोलॉजी में कब एग्री किया? एम श्रीनिवासन जो पब्लिसिटी इंचार्ज था, उसकी जो किताब है रोड टू दिल्ली, उसमें वो उसने रिजाइन कर दिया अपनी पोस्ट से। उसने कहा कि नेताजी का मुझको ऑर्डर आया कि मैं ये ब्रॉडकास्ट करूं गांधी को क्रिटिसाइज करते हुए कि गांधी जिन्ना से मिलने जा रहे हैं और गांधी को जिन्ना से मिलने नहीं जाना चाहिए। तो बोलता मैंने नेताजी को कहा कि मैं आपके इसके ब्रॉडकास्ट के पक्ष में नहीं हूं, क्या आप हर हिंदुस्तान के नेता से लड़ाई थोड़ा ले लेंगे? तो बोले नेताजी ने मुझे ट्रांसफर कर दिया वहां से और ब्रॉडकास्ट हुई। तो बोले आज मैं रियलाइज करता हूं कि नेताजी कितना सही थे और मैं कितना गलत था। जितना छोड़िए, जब प्रेसिडेंसी जेल में आखिरी बार बंद है नेताजी, तो उनकी ने जो लेफ्टिनेंट गवर्नर को चिट्ठियां लिखी है वो तीनों चारों चिट्ठियां पढ़ दे कोई। इसमें साहब वो कह रहे हैं कि सरकार कॉम्युनल है, वो ढाका के मौलवी ने ये किया, उसको छोड़ दिया इन्होंने और हमको बंद कर रही है। ये बहुत सी भ्रांतियां और बहुत सी इस तरीके की चीजें जो है वो फैलाई। कपिल भाई, लेकिन एक बात तो है, देखिए ये टॉपिक डिफिकल्ट इसलिए था, और ये जो सुभाष चंद्र बोस का जो पूरा पॉलिटिकल कैरियर है, उसकी वजह ये भी थी कि उस वक्त जो लीडर थे, आप भी जानते हैं, वो बौने हैं, और आज उनके बौनों के बौने जो हैं वो आलू से जो है सोना बना रहे हैं। तो आप ये मान के चलिए कि वो बौनापन तो आज भी नजर आता है। ठीक है,
चाटुकारिता के चलते लोगों ने, साइकोफेंसी के चलते कुछ लोगों को बड़ा विद्वान, बड़ा स्टेटमेंट और विजनरी कर दिया। लेकिन मुझे खुशी इस बात की है कि देखिए, इस दौर में अगर आप न होते, जीडी न होते, आरएसएन न होते, चिकारा साहब न होते, ये 10-15 लोगों को माइनस कर दीजिए, तो ये जो माहौल बना पूरे देश में, उसकी वजह से सरकारों को भी लगा कि दिस इज द टाइम कि अब हम इससे पीछे नहीं हट सकते हैं, और एक सरकार आई और वो सरकार ने किया। इस वजह से आज की जनरेशन में, कम से कम आज की जनरेशन इस सच को इतने पास से देख पा रही है। और इस सोशल मीडिया के दौर में जहां इंफॉर्मेशन जो है कंट्रोल नहीं है, सरकारी कंट्रोल नहीं है, उसमें देखिए कि कितना बड़ा मूवमेंट पूरे देश में खड़ा हो गया। और वही सरदार पटेल के साथ हुआ, वही सावरकर के साथ हुआ, ऐसी तमाम उन फोर्सेस को हमेशा एकदम साइडलाइन किया, यानी विद इन कांग्रेस पार्टी भी, जिसको आप गरम दल कहते हैं, चाहे वो तिलक हुए, इन सब लोगों को साइडलाइन कर दिया गया और इनको विद इन कांग्रेस में कम्युनल करार कर दिया गया। लेकिन कांग्रेस में जितने मुसलमान थे, इंक्लूडिंग दिस मैन जो जाहिल आदमी था, हिंदुस्तान का पहला शिक्षा मंत्री, ये तमाम लोग अपना गेम खेलते रहे, ये लगातार खेलते रहे। ये जो अंसारी अभी 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 ये जो भारत का उपराष्ट्रपति था, इसके खानदान, इस तमाम सारे लोगों ने, यानी ऐसे ऐसे लोग थे। एक अंसारी तो ऐसे हैं इसमें कि वो कांग्रेस के भी अध्यक्ष रहे हैं और मुस्लिम लीग के भी अध्यक्ष रहे हैं, और उन पर टिकट भी जारी हुआ है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप ये कम क्यों से कम भूल जाते हैं, ये क्यों भूल जाते हैं कि कितने वर्षों तक कांग्रेस के एनुअल सेशन में गॉड सेव द किंग की धुन बजाई जाती थी। जी 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 जी। आप ये क्यों भूल जाते हैं कि सुभाष चंद्र बोस अकेले ऐसे व्यक्ति हैं जो कांग्रेस में चुनाव जीत करके प्रेसिडेंट बने। और ये भी मत भूलिए जी देखिए, हम लोग कभी थ्रेड्स को जोड़ने की कोशिश नहीं करते जी। कि हम मुंशी की एक किताब है, उसमें वो लिखते हैं कि 1939 में वाइसरॉय ने मुझे एक इंटेलिजेंस की फाइल भेजी। आपकी आवाज नहीं आ रही। इंटेलिजेंस की फाइल भेजी मेरे को वाइसरॉय ने, के मुंशी कह रहे हैं, और ये कहा कि इस फाइल को, अब आपकी नहीं आ रही, शायद मेरी आ रही है। आ रही है आवाज मेरी? अब आपकी भी नहीं आ रही, पूरी आवाज चली गई है। आपकी आवाज नहीं आ रही डॉक्टर साहब। अब आ रही है आपको मेरी? कर सकते हैं। अब नहीं आ रही, क्योंकि अब आपकी मुझे आ रही है, बीच में आपकी भी रुक गई। वेट 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 वेट। हेलो जी हेलो, हो सकता है ब्लूटूथ अब आई है। आ रही है, आ रही है। अब आई हो सकता है ब्लूटूथ हटा दो, इससे जी नहीं। जी जी, आ रही है आपकी आवाज। जी, तो मैं ये बता रहा था कि के.एम. मुंशी जी ने अपनी किताब में लिखा, बड़ी ताव में, जी जी कि साहब मुझको वाइसरॉय ने मेरे गांधी जी से संबंध जानते हुए एक इंटेलिजेंस की फाइल भेजी, जी और ये जी कहा जी गया कि ये फाइल जो है गांधी जी को दिखा दो। जी सर। और उस फाइल में ये लिखा हुआ था कि नेताजी जर्मनी से सांठगांठ करने की कोशिश कर रहे हैं। और वो फाइल मैंने गांधी जी को दिखाई और गांधी जी बड़ा हैरान हुए, और उसके बाद में वो फाइल मैंने वाइसरॉय को लौटा दी। जी जी जी। तो हमारे सामने स्पष्ट, और राजमोहन गांधी ने इस बात को फिर अपनी किताब में एक्सेप्ट किया। तो हमारे सामने क्लियर हो गया कि भैया जो त्रिपुरी में डिसीजन था, जिसे गांधी जी ने पर्सनल डिफीट कहा और पट्टर में लड़ाया, वो अंग्रेजों के कहने पे किया। इस आदमी को रोको। और ऐसे एक दिन में आपको वायदा करता हूं, और आप सब लोगों की गुड विशेस मेरे साथ हैं, कि थोड़ा सा रुक जाइए, कुछ रिसर्च में ऐसे ऐसे डॉक्यूमेंट्स निकल करके आएंगे। मुझको एक बात बताइए, आज माउंट बेटन की डायरी पब्लिश ना हो
उसके लिए अंग्रेजी सरकार मुकदमा लड़ रही है इंग्लैंड के अंदर। क्यों? नेहरू जी के सेलेक्टेड वर्क्स निकाले गए, कलेक्टेड वर्क्स नहीं निकाले गए। वेरी वेल सर। तो कितनी चिट्ठियां और कितने डॉक्यूमेंट्स अभी दबे पड़े हैं, ये भी सोचने का विषय। That's right. वो सारे कागजात कहां गए जो आईएनए के लोगों ने इन लोगों को अलग करके दिए थे? आइए देखिए। कर्नल राव से जब इससे, जिसका मैंने जिक्र किया रामा राव का, जी जी जी, इसका जब क्रॉस एग्जामिनेशन हो रहा है खोसला कमीशन के सामने, तो इससे पूछा गया कि भाई तुम ये बात कह रहे हो, तुम्हारे को इसे साबित करने के लिए कोई सबूत है तुम पे? उसने कहा मेरे सारे कागजात हाईएस्ट अथॉरिटी ने ले लिए। तो उससे पूछा गया भाई ये हाईएस्ट अथॉरिटी कौन है? तो उसने कहा मेरा हाल देख लो, हथकड़ी और बेड़ियों में खड़ा हूं, मैंने अपना हाल और बदतर नहीं कराना हाईएस्ट अथॉरिटी का नाम देकर। तो फिर उससे पूछता है वकील जो क्रॉस एग्जामिन कर रहा है कि तुमने ये कागज तीन मूर्ति, वो कहता मेरा आंसर वही है। फिर वो पूछता है कि तुम्हें हाईएस्ट अथॉरिटी के पास लेके कौन गया? तो कहता है संजीवा रेड्डी और बीजू पटनायक, वहीं की दोनों जेलों में उसे रखा गया, आंध्रा और। तो ये बहुत, मतलब जो आप हर हियरसे को एक्सेप्ट कर ले और दूसरे हियरसे को आप छोड़ दे, तो ये तो नहीं चले। करेक्ट। और खुशी यही है कि मेहनत मांगती है रिसर्च, बहुत पेशेंस चाहिए करने में। और मैं तो आपका धन्यवाद दूंगा, आपके उस दिन टेलीकास्ट के बाद में मुझे कई लोगों के मेल भी आए, पत्र भी आए, कहा कि हम सहयोग करेंगे, जिस तरीके का भी सहयोग आप चाहते हैं। तो उसके अंदर जो है, मैं समझता हूं कागज इतनी आसानी से नहीं मरेंगे। अभी तो कहीं आईबी, देखिए दिक्कत क्या है कि हम इंग्लैंड से तब कहे भाई तुम अपनी फाइल निकालो, या रूस से तब कहे जब अपनी फाइल हम खुद डिक्लासिफाई करें। अपनी तो घर की तो पहले फाइल ठीक करें, समझे। और मैं इस नतीजे पे पहुंचा हूं कि शायद आईबी वगैरह या कुछ एजेंसी ऐसी हैं जो कुछ चीजों के अंदर प्राइम मिनिस्टर से भी ऊपर एक्ट करती है। ये मेरा अपना अंदाजा है। और उसका एक उदाहरण दिया था चंद्रबोस ने ही मुझे। कोई फाइल थी डीसी की, नीरज चौधरी को लेकर के। अमिया बोस देखना चाहते थे और इंदिरा गांधी से उन्होंने कहा कि भाई ये फाइल दिखवा दो मुझे जी। कोई बात नहीं, आइए आप चाय पे आइए, दिखवा दूंगी। और डायरेक्टर इंटेलिजेंस आए, लेकिन वो फाइल नहीं लेके आए। उनसे पूछा गया कि फाइल दिखा नहीं सकते, अगर ये फाइल बाहर चली गई तो नीरज चौधरी कहीं का नहीं रहेगा। तो इसलिए कई बार जो लोग ब्लेम देते हैं कि भाई मोदी जी ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, फाइल क्यों नहीं डिक्लासिफाई करते, तो मैं समझता हूं कि कोई ना कहीं पे दिक्कत है ही। इसमें इतनी बड़ी कोई दिक्कत है जिस वजह से वो फाइल डिस्क्लोज नहीं की जाती। हम ये माने कि हम एक आम आदमी और एक आम नागरिक की तरह सोचते हैं, तो हम शायद अभी तक ये नहीं समझ पाते हैं कि इस देश के अंदर वो ताकतें, इस देश के बाहर वो ताकतें, और उनके तार, उनके रिसोर्सेज इतने मजबूत हैं कि सरकार में आ जाना और सरकार में बैठ जाना ही सब कुछ नहीं होता है। इसलिए मैं कम से कम इस डिस्पेंसेशन जो इस वक्त दिल्ली में है, मैं ये मानता हूं कि एक तो ये दिल्ली के लोग नहीं हैं, तो यहाँ के लुटियन जोन के उस मिजाज को नहीं जानते, उस ग्रामर को नहीं जानते कि यहाँ कौन आदमी कहाँ है। मुझे याद है कि जब जो मुखर्जी कमीशन बना तो उस समय कौन सी सरकार थी, आप सबको पता है। उस वक्त कौन से विदेश मंत्री थे, उन्होंने भी बहुत सारी चीजें कॉपरेट करने से मने कर दिया। तो सरकारें बदली, लेकिन सरकार के बदल जाने से वो जो डीप स्टेट है, जो अनसीन है, वो नहीं कभी टूटी।
तो मैं मानता हूं कि अगर हम इस प्राइम मिनिस्टर के बारे में कहें तो ये जो भी कुछ हो पा रहा है ये भी आसान नहीं है। मैं ये नहीं मानता कि आज जो जो सरकार में लोग हैं ये 2004 में नहीं थे और 2002 में नहीं थे, 3 में नहीं थे, तो उस वक्त भी बहुत सारे लोगों का वही रवैया था। तो आज क्योंकि तो ये हो पा रहा है तो ये बहुत बड़ी बात मानता हूं इन तमाम सारों चीजों की। जैसे आप जैसे लोग जब ये कहते हैं कि देखिए साहब वो आज कितनी चीजें ऐसी हैं जो नहीं बाहर आ सकती हैं, तो उसके पीछे क्या चीजें होंगी जो आम आदमी नहीं समझ पाता। लेकिन मैं आपसे ये कहते हुए चाहता हूं कि एक हमने जिसे कह सकते हैं कि एक मोर्चे पे अभी जीत हुई है। अभी पूरे तौर से युद्ध नहीं जीता गया है, लेकिन इस दौर को हमने आपके माध्यम से और चिकारा साहब के माध्यम से, जीटी, शुभम शर्मा और सुशील पांडे और इन सब के माध्यम से ये लड़ाई अलग अलग जगह लड़ी, अलग अलग तरीके से करके हम यहां तक पहुंचे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूंगा जो मेरी समझ आती है कि गुजरात में जब आपने देश की और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति लगाई तो उसका नाम दिया आपने स्टेच्यू ऑफ यूनिटी, और उसके बाद में एक लोगों में एक अजीब किस्म का जिसे कह सकते हैं कि गैल्वनाइजेशन हुआ। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये जो इंडिया गेट के सामने जो वॉर मेमोरियल के पास ये जो लगी है, इस मूर्ति का नाम अगर मुझसे आप पूछें, जो मेरी ख्वाहिश है, मैं कहता हूं कि इसे स्टेच्यू ऑफ डिग्निटी कहना चाहिए, क्योंकि ये हिंदुस्तान के आने वाली नस्लों में एक सेंस ऑफ डिग्निटी देती है, सेंस ऑफ प्राइड देती है, सेंस ऑफ कॉन्फिडेंस देती है। और ये चरखा चला करके भीख में मांगी हुई आजादी नहीं लगती, ये लगता है कि उसने अपने पुरुषार्थ से देश के अंदर जो गद्दार थे, जो दलाल थे, जो चाटुकार थे, उससे जाकर के बाहर एक पूरी चीज खड़ी की। और चाहे आज 70 साल के बाद ही सही, कम से कम वो तथ्य और वो सत्य बाहर आ रहे हैं। लिहाजा इस नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति जो इंडिया गेट के सामने कैनोपी में लगी है, मैं मानता हूं कि शायद हम सब लोग ये मानते हैं कि हमें अपनी बात ईमानदारी से कहनी चाहिए, सरकारें सुनती हैं, और यही वजह कि लगातार चाहे वो 26 दिसंबर वाला मामला हो, तो इस जगह को स्टेच्यू ऑफ डिग्निटी के नाम से जाना जाए। तो मैं समझता हूं कि ये सुभाष चंद्र बोस को एक और ऐसी श्रद्धांजलि होगी जो लोग और नए युवा, आज की युवा पीढ़ी जिसके पास शायद भी बहुत कुछ गर्व करने के लिए, प्राइड के लिए नहीं है, ये हीरोज उनके अंदर एक जोश भरेंगे। आपने अपना समय दिया और बहुत कुछ है, क्योंकि आपसे तो सिलसिला बातों का खत्म नहीं हो सकता, क्योंकि आपके पास तो पिछले 10-15 साल से जो रिसर्च है उसमें से आप एक चैप्टर भी करें तो 1 घंटा लगता है। और जो बात आपने मुझे बता रखी है, मैं फिर जितने तमाम लोग इस बातचीत को सुन रहे हो, मेरी उन सब से ये दरखास्त है, तारीफ करने का वक्त निकल गया, शाबाशी देने का वक्त निकल गया। अब जमीन पे उतर कर जो योद्धा वो इतिहास में काम कर रहे हैं, कुछ लेक्चर दे रहे हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, तमाम सारे लोगों की आप अपने सामर्थ्य और अपनी हैसियत के हिसाब से जो भी मदद कर सकते हैं, ये जरूरी नहीं है मदद सिर्फ आर्थिक ही होती है, अलग कोई हो सकता है कि 2 अच्छे रिसर्च स्कॉलर वॉलंटियर हो जाएं और प्रोफेसर कपिल कुमार के लिए वो काम करें। तो ये जब तक नहीं होगा, क्योंकि कोई भी लड़ाई सिर्फ इमोशन से और जज्बातों से नहीं लड़ी जाती, उसमें पैसे का भी अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसका भी अपना रोल होता है। तो हम आज ये प्रण लें कि ऐसे तमाम योद्धा जो लड़ रहे हैं, जो जहां है, जिस भी हैसियत में है, उससे प्रेरणा ले। सुभाष चंद्र बोस के दरमियान जो 2-3 किस्से मुझे प्रोफेसर कपिल कुमार ने सुनाए कि कैसे एक ग्वाला था और वो अपनी गाय चराता था, और फिर वो सुभाष चंद्र बोस जी के पास आया और उसने कहा आज से मेरा दूध जो इन गायों का है वो आपकी फौज के लिए होगा। कैसे एक बूढ़ी माँ जो थी वो वहां आई और जब सुभाष चंद्र बोस को सोने में तोला जा रहा था तो वो अपने घर गई और अपना बेटा जिसका जो मर चुका था, जिसकी डेथ हो चुकी थी, उसका फ्रेम सोने का था, उसने उस फ्रेम को तोड़ा और सुभाष चंद्र बोस को दिया। तो ये वो किस्से हैं जिससे लगता है कि आज सुभाष चंद्र बोस उस दौर में इतना काम कर पाए, उनको भी पैसे की जरूरत थी, उन्होंने भी तमाम चीजें खड़ी की, और आज भी वो योद्धा है, सिर्फ उनको पहचानने की जरूरत है। कपिल भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और जबरदस्त आपने दोनों सेशन जो थे बहुत अच्छे गए और लोगों ने बड़ी तारीफ भी की। और मैं फिर आज तमाम लोग जो सुन रहे हैं, कल दिन में 2 बजे मेजर जनरल GD बख्शी साहब बात करना चाहते हैं हमसे, और शाम के 6 बजे अनुजधर साहब जिन्होंने ये किताब लिखी है, उस किताब का नाम है नेताजी गुमनामी बाबा का सच और सरकारी झूठ।
कल इस पे 6 बजे अनुजधर साहब मेरे साथ होंगे ये और हिंदी में आ दिन गई को है, हिंदी में आ गई है। जीडी बख्शी साहब होंगे। मैं समझता हूं कि और नए तथ्य और नई चीजें आएंगी। प्रोफेसर कपिल कुमार साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद। जय हिंद।